मैं माननीय न्यायालय से केस को अभियोजन की तरफ से केस को रिप्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय छतरपुर मध्य प्रदेश, प्रकरण क्रमांक सन 2024, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी के छतरपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश वर्सेस अभियुक्त फर्स्ट सलीम पिता सोएब उम्र 24 निवास छतरपुर, सेकंड अभियुक्त मुबीन पिता अली उम्र 25 निवास छतरपुर और थर्ड जो अभियुक्त फिरोज पिता नजीम उम्र 28 निवास छतरपुर। इसके अलावा माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सूची भी पेश की गई है जो प्रोसिक्यूशन विटनेस पक्ष से लेकर जो पंकज ने दिया है और पीडब्ल्यू 10 तक और निरीक्षक उमाशंकर तक की इसकी साक्ष्य कराई गई है और जो दस्तावेजी साक्ष्य पी प्रदर्शन की फर्स्ट गुमशुदगी रिपोर्ट से लेकर P16 तलवार की जांच एफएसएल रिपोर्ट। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले का सारांश कुछ इस प्रकार रखना चाहूँगा। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/11/2024 को शाम लगभग 7 बजे मृतक गौरव की दादी शांतिबाई ने इस आशय की रिपोर्ट गुमशुदगी रिपोर्ट छतरपुर थाना सिटी कोतवाली में इस आशय की लेख कराई कि उसका पोता गौरव जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है वह 24/11/2024 की सुबह 12 बजे से स्कूल के समय के बाद से ही घर नहीं लौटा है और आसपास पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। उक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट क्रमांक 100/05 SI उमाशंकर द्वारा लेख की गई। इसके बाद हमारे जांच अधिकारी की जांच के दौरान यह पता चला कि शांतिबाई ने यह बताया था कि दिनांक 27/11/2024 को शाम 4:32 बजे उनके लैंडलाइन नंबर पर 3528-250 पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया जो कि सिम नंबर 98260552 से किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की और न देने पर गौरव को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दिनांक 29/11/2024 को दोबारा से 9:12 पर फिर से उसी फोन पर दोबारा कॉल आया और उसने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं भेजे तो गौरव को मार दीजिए। इसके बाद जो FIR रिपोर्ट है दिनांक 1/12/2024 को SI उमाशंकर द्वारा क्रमांक 912/2024 लेकर जांच शुरू कर दी गई। मृतक की दादी शांतिबाई और मां देवीबाई और चचेरे बड़े भाई पंकज ने कथन लेख किए जिसमें उन्होंने मृतक का पता न चलना व अज्ञात व्यक्ति की कॉल आने की बात दोहराई। इसके बाद इसमें जो सिम नंबर का पता लगाया गया जो एयरटेल कंपनी तथा संग्राम सिंह के नाम के व्यक्ति से जारी थी जो पूरी तरह से फटी थी। इसके बाद जो मोबाइल के IMEI नंबर से यह पता चला कि घटना पूर्व दिनांक 21/11/2024 तक उक्त मोबाइल में सिम नंबर 7712322421 का प्रयोग किया जा रहा था जो एयरटेल की थी तथा सलीम नाम के व्यक्ति को जारी की गई थी। पुलिस ने सलीम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो बताया कि उसने सह आरोपी मुबीन व फिरोज के साथ मिलकर घटना की योजना बनाई थी तथा 22/11/2024 को दोपहर 11:30 बजे गौरव को स्कूल के बाहर से मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए तथा बंद पड़े कारखाने में रख दिया। उनके पैसे की मांग पूरी न होने की वजह से माननीय न्यायालय जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो कॉल बार बार आ रहे थे तो उनके पैसे की मांग की पूरी न होने की वजह से मुबीन व फिरोज ने गौरव के गर्दन को धड़ से अलग कर जंगल में दूर दूर फेंक दिया। जब उन्होंने 30/11/2024 की रात गौरव की गला दबाकर हत्या की थी तो घटना में प्रयुक्त मोबाइल उसने अपने घर में संदूक में रखा था। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार जो मोबाइल जब्ती पंचनामा बनाया गया था जंगल में लाश के टुकड़े ढूंढने के बाद पहचान जिला अस्पताल में मृतक की माता देवीबाई तथा शनाख्ती पंचनामा उसमें बनाया गया था। इसके बाद आरोपी मुबीन व फिरोज को लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मेमोरेंडम में घटना के तथ्य को स्वीकार किया गया तथा आरोपी मुबीन से मोटरसाइकिल तथा फिरोज के घर से धारदार तलवार जब्त कर पंचनामा बनाया गया जिसे FSL परीक्षण हेतु भेजा गया। इसके अलावा जो एयरटेल के नोडल अधिकारी कपिल द्वारा दिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में कॉल डिटेल का प्रमाण पत्र भी विधिवत पेश किया गया माननीय न्यायालय तथा विवेचक उमाशंकर ने घटना स्थल से CCTV की भी साक्ष्य के रूप में पेश किया है जिसमें दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर बालक को उठाकर ले जा रहे थे। इस मामले में मैं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश करना चाहूंगा। इसमें जो पहला साक्षी है प्रोसिक्यूशन विटनेस फर्स्ट पंकज ने बताया है कि 22/11/2024 को स्कूल के पास कोई जरूरी काम था। दोपहर 12 बजे उसने देखा कि आरोपी मुबीन और फिरोज घटना के दिन गौरव को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे। इसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस शांतिबाई ने भी सेकंड ने बताया कि उसने न्यायालय में साक्ष्य दी कि गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्शित P1 व FIR P2 का लेख कराना प्रमाणित किया है और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 राम और प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 मोहन
ने न्यायालय में कथन किया कि आरोपी सलीम के मेमोरेंडम प्रदर्श P3, मोबाइल जब्ती पंचनामा P4, आरोपी मुबीन और फिरोज के मेमोरेंडम के अनुसार P5 और P6 तथा मोटरसाइकिल जब्ती पंचनामा P7 और तलवार का जब्ती पंचनामा P8 के हस्ताक्षर होने की बात को सही बताया। इसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस भाई देवीबाई शांतिबाई के कथन ही मतलब समान इन्होंने कथन किए। इसके अलावा देवीबाई ने सब के सिर की शिनाख्त करना और शिनाख्ती पंचनामा P9 अंतर्वस्तु को प्रमाणित किया है। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस शख्स कपिल है उन्होंने भी अभियोजक के कथनानुसार सिम नंबर 98260552 तथा सिम नंबर 77123224 और 31 की कॉल डिटेल और संबंधित दस्तावेजों को विधिवत प्रमाणित किया है तथा कॉल डिटेल क्रमशः प्रदर्शित P10 और P11 जिनके संबंध में उक्त कॉल डिटेल को स्पष्ट किया गया है और आरोपियों ने लगाए थे, इस बात को विधिवत प्रमाणित किया। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 सुनील है जो BSNL के नोडल अधिकारी हैं, अभियोजन के कथन अनुसार ही कथन गए हैं तथा कॉल डिटेल भी इन्होंने P13 और प्रदर्श 14 को प्रमाणित किया। इसके बाद जो विटनेस प्रोसिक्यूशन 8 नारायण ने बताया कि पुलिस ने उनके शोरूम में आकर घटना 22/11/2004 की CCTV फुटेज देखी और पेन ड्राइव में ले गए थे। और डॉक्टर उमेश त्रिवेदी ने भी 100 का परीक्षण P15 पेश किया, विधिवत प्रमाणित किया, जो कि मृतक का शव 2 भागों में बटा हुआ, वह सिर व धड़ अलग अलग था। उसके मत में गला दबाकर मृत्यु तथा सिर से अलग धड़ से अलग करने की संभावना को व्यक्त किया। डॉक्टर के मत में मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 4-5 दिन पहले होना दर्शित किया है। इसके बाद बारी आती है प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 उप निरीक्षक जो उमाशंकर हैं। इन्होंने साक्ष्य दिया है, इन्होंने निम्न चीजों का समावेश किया है जो जांच के दौरान प्रमाणित हुई। सबसे फर्स्ट इसमें 24/11/2024 को प्रदर्शित की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, 1/12/2024 को P2 FIR रिपोर्ट और जो मोबाइल नंबर है इनकी कॉल डिटेल दस्तावेज नोडल अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए गए। और इसके बाद जो 1/12/2024 को सलीम से मोबाइल जब्त किया गया था P3 और मोबाइल जब्ती पंचनामा P4, मेमोरेंडम भी और आरोपी मुबीन से मोटरसाइकिल तथा धारदार तलवार भी फिरोज से जब्त किया गया। इसके बाद 1/12/2024 को सिर धड़ की चिकित्सीय मतलब जो सिर धड़ से अलग था उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट भी 2016 डॉक्टर के द्वारा पेश की गई। इस प्रकार अतः सभी साक्षियों को माननीय न्यायालय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी साक्षियों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभियुक्तगण हैं उन्होंने मतलब कानून के अनुसार कठोरतम सजा तथा देने की कृपा करें जिससे मृतक पीड़ित और उनके परिवार को न्याय सुनिश्चित हो सके। थैंक यू मैम। श्रीमान न्यायालय के समक्ष मैं अभियुक्तगण की ओर से मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। आदरणीय श्रीमान जी, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। मेरे पक्षकार को मात्र संदेह के आधार पर उठाया जा रहा है। श्रीमान जी, सच्चाई और स्पष्टता का पता लगाने के लिए अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जैसे कि 22 नवंबर 2024 को मृतक गौरव लापता हो गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट 24/11/2025 को कोतवाली पुलिस थाना में लिखवाई गई है, लेकिन नियमानुसार गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर लिखवानी पड़ती है, जो उन्होंने 48 घंटे के बाद 24/11/2024 को लिखवाई है और जिसमें गुमशुदगी के दिन और स्थान से लेकर अभियोजन पक्ष ने गुमशुदा को ढूंढने के लिए अब तक क्या क्या उपाय किए, कहां उसे तलाश किया, इन सभी बिंदुओं को भी शामिल किया जाता है। जिसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारी थाना कार्यवाही की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि गुमशुदगी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है सिवाय गुमशुदगी की रिपोर्ट एवं तारीख के। गुमशुदगी रिपोर्ट के नियम अनुसार यदि गुमशुदा व्यक्ति को उन सभी स्थानों पर खोजने जहां उसके खोजे जाने या मिलने की संभावना है वहां पर खोजे जाने के बाद भी यदि वह नहीं मिलता है तो वे परिपत्र जो गुमशुदा व्यक्ति के लिए पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं, जो गुमशुदा व्यक्ति के पूर्ण विवरण के साथ सभी पुलिस स्टेशनों में भेजे जाते हैं जिससे गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाया जा सके। जबकि इस मामले में श्रीमान जी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। यह पुलिस और जांच अधिकारी उप निरीक्षक उमाशंकर द्वारा स्पष्ट किया गया, क्योंकि ऐसा कोई भी परिपत्र उन्होंने नहीं छपवाया था। पूरी रिपोर्ट को देखकर
ऐसा लगता है कि घटना के बाद का पूरा मामला पुलिस द्वारा बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में कई संदिग्ध बिंदु भरकर सामने आते हैं, जैसे तलवार का बरामद होना, लेकिन उस तलवार पर मानव रक्त न लगा होना, और बाइक का ना मिलना, और पुलिस द्वारा घटना स्थल पर किसी तरह की जांच न किए जाने के साक्ष्य न होना, और FIR में देरी होना। अभियुक्त को पुलिस ने मात्र संदेह के आधार पर जबरन गिरफ्तार किया था, इसलिए पुलिस हिरासत में खुद को पिटाई से बचाने के लिए एवं प्रताड़ना से बचाने के लिए उनके द्वारा दिया गया बयान व्यक्तिगत बचाव से संबंधित है, पर मामले से संबंधित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने में भी देरी की गई, जो इस प्रकार FIR रिपोर्ट लिखने में लगभग 8 दिन लगे हैं, जिससे मामले की पूरी रूपरेखा ही बदल दी गई है। FIR रिपोर्ट लिखने में लगभग 8 दिन लगे हैं, जिससे मामले की पूरी रूपरेखा ही बदल गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इन्हें 27 नवंबर 2025 को फिरौती के लिए कॉल आया तथा दूसरा कॉल 29 नवंबर 2025 को आया। इन दोनों घटनाओं के बाद भी पुलिस ने बिना कोई उचित कारण बताए FIR लिखने में देरी की, जिससे यह स्पष्ट है कि पुलिस ने FIR में केवल कहानी पेश की है। इसके संबंध में मैं एक न्याय निर्णय पेश करना चाहूंगी। मोहम्मद फैजान अहमद उर्फ कल्लू बनाम बिहार राज्य 2013। मोहम्मद फैजान अहमद उर्फ कल्लू बनाम बिहार राज्य 2013। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि बच्चों के अपहरण से संबंधित मामलों को संदेह के आधार पर दर्ज तो किया जा सकता है, पर विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सलीम की ओर से जो स्वीकृति दी गई है उसके बारे में भी है स्वीकृति को चुनौती देना। सलीम का बयान दबाव में जबरदस्ती दिया गया था। यह बयान उचित कानूनी व्यवस्था व सुरक्षा के बिना दिया गया था, जैसे वकील की उपस्थिति के बिना और शारीरिक मनोवैज्ञानिक दबाव में दिया गया था, जो कि अदालत में अस्वीकार माना जा सकता है। बचाव पक्ष यह दावा कर रहा है कि सलीम को यह विश्वास दिलाया गया था कि सहयोग करने पर उसे कम सजा मिलेगी, इसलिए उसने मामले को स्वीकार कर लिया। स्वैच्छिक स्वीकृति की प्रगति। बचाव पक्ष यह दावा कर रहा है कि सलीम का बयान स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि पुलिस की पूछताछ रणनीति का नतीजा है। यह स्वतंत्र इच्छा के बिना और धमकी या प्रलोभन में दिया गया था। संस्वीकृति के पक्ष में संबंधित धारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई या उसके समक्ष की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत होकर न की गई हो। इसके संबंध में मामले भी हैं जो इस प्रकार है। पातला नारायण स्वामी बनाम एम्परर AIR 1939 प्रीवी काउंसिल के मामले में यह कहा गया है कि जैसे ही न्यायालय को यह ज्ञात हो जाता है कि संस्वीकृति पुलिस अधिकारी से की गई है तो उसे तुरंत अग्राह्य कर देना चाहिए। इसके संबंध में और भी केस हैं। इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य एवं 3 बनाम बाबूलाल। इन मामलों में भी यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती। एवं माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1988 SC 1705 के मामले में कहा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत इस मामले में कहा गया है कि संस्वीकृति में किए गए दावे को समर्थन देने के लिए कोई अन्य तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर संस्वीकृति को कमजोर करार दिया गया है। सलीम को हत्या से जुड़ने वाले जो प्रत्यक्ष साक्ष्य दिए गए थे उनके संबंध में भी है। सलीम यह तर्क दे रहा है कि अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन उसके घर से बरामद किया गया था, लेकिन हत्या से उसे जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, जैसे शव या हत्या के हथियार पर खून के निशान या DNA नहीं पाए गए हैं जो उससे मैच हो। अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्भर करता है, जो हमेशा उचित संदेह से परे किसी मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सलीम को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है, क्योंकि जांच में मोबाइल ट्रैकिंग शामिल थी, इसलिए गलत पहचान की संभावना हो सकती है, जिसके लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना पड़ा। सलीम को आपराधिक साजिश में गलत तरीके से फंसाया गया है। मुबीन व फिरोज की ओर से सबूत दिए गए हैं। हत्या से जुड़े कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव। इसमें प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य का अभाव, जैसे DNA, फिंगरप्रिंट्स और इससे जुड़े हुए हथियार
डॉक्टर उमेश, अभियोजन साक्ष्य PW9 ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है एवं सीसीटीवी फुटेज में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सीसीटीवी में मुबीन एवं फिरोज जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन यह निश्चित सबूत नहीं है क्योंकि फुटेज स्पष्ट ही नहीं है। इसलिए यह निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता कि यह वास्तव में मुबीन और फिरोज ही थे और उनके साथ गौरव भी था। नारायण PW8 ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं थी और किसी व्यक्ति के सही पहचान करना संभव नहीं है। यह साक्ष्य भी पर्याप्त नहीं है जिससे दोष सिद्धि हो सके। सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य साफ पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 65B के अंतर्गत न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। गवाहों की ओर से स्वतंत्र गवाह राम PW3 एवं मोहन PW4 वे स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने के लिए एक साथ आए हैं एवं अन्य साक्षी सभी गवाह मृतक के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनका साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। इसके संबंध में एक न्याय निर्णय प्रस्तुत करती हूँ। अमिल उर्फ निम्बू बनाम मध्य प्रदेश राज्य MCRC नंबर 61/2016। इस मामले में यह कहा गया है कि सभी गवाह जो मृतक के रिश्तेदार हैं, इसलिए बयान को कानूनी सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रीमान जी एवं पंकज का साक्षी पंकज जो मृतक का चचेरा भाई है। साक्षी पंकज मृतक गौरव का चचेरा भाई है जिसकी साक्ष्य पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। सभी साक्षी में मृतक के रिश्तेदार हैं और पंकज स्वयं बार बार झूठ बोल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल के बाहर गौरव को किसी अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसने यह बात अपने घर पर किसी को भी नहीं बताई। ना उन्हें ले जाते हुए गौरव को ले जाते हुए उन्हें रोका और ना ही गौरव को बचाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात कि पंकज प्रति परीक्षण में अपनी ही बात से पलट गए, बल्कि उन्होंने तो इस बात से भी इनकार कर दिया कि वह मृतक गौरव के चचेरे भाई हैं। अतः श्रीमान जी अभियोजन पक्ष के पास कोई निश्चित सबूत नहीं है। उनके सभी साक्ष्य एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और वे पूरी तरह से झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गुमशुदगी की रिपोर्ट से लेकर केस दर्ज करने तक हर चीज में संदेह पैदा हो रहा है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उचित साक्ष्य एवं उचित गवाहों की अनुपस्थिति में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मात्र 3 निर्दोष व्यक्तियों को दोषी घोषित करना न्याय हित में उचित नहीं है तथा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उचित न्याय प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष जो डिफेंस की तरफ से तर्क पेश किए गए उनको मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि डिफेंस की तरफ से बताया गया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लेट लिखवाई गई, तो माननीय न्यायालय को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति खो जाता है तो सबसे पहले उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है, ना कि सीधे थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। तो माननीय न्यायालय गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है तो ये उचित है, क्योंकि मतलब कभी भी कोई भी तुरंत ऑन द स्पॉट जाकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाते। इसके बाद जो FIR वगैरह में देरी हुई, माननीय न्यायालय जो FIR में बताया गया है कि देरी हुई है, तो सबसे पहले जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है, इसके बाद मतलब गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जो विवेचना अधिकारी उमा शंकर है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मतलब उन्होंने उस चीज में पाया कि मतलब सबसे पहले तो उनके कॉल वगैरह आए, तो उसके बाद कॉल के आधार पे ही मतलब फिर इसके बाद FIR दर्ज करवाई गई तथा विवेचना स्टार्ट कर दी गई थी। इसके बाद बताया गया है कि केवल संदेह के आधार पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो माननीय न्यायालय यहाँ 1 या 2 साक्ष्य नहीं, कम से कम काफी ऐसे साक्ष्य हैं, कम से कम 10 साक्षी ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में मतलब सपोर्ट किया है कि अवयस्क लड़के की बहुत ही क्रूरतम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें सभी के मतलब जब्ती पत्रक भी बनाया गया, काफी दस्तावेज भी पेश किए गए हैं जो 1 से लगाकर P16 तक पेश किए गए हैं। इसके अलावा जो बताया गया है कि CCTV में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो माननीय न्यायालय को बता देना चाहूंगा कि CCTV में भी चीजें स्पष्ट मतलब पता चल रही है कि मतलब जो दोनों आरोपी हैं तो वो मृतक को बिठाकर गाड़ी में ले जा रहे थे। इसके बाद जो डिफेंस के द्वारा बताया गया है कि चचेरा भाई जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाता, तो माननीय न्यायालय को बता देना चाहूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कहीं पर भी ये ऐसा नहीं लिखा है कि किसी परिवार के व्यक्ति की मतलब साक्ष्य नहीं ली जा सकती। वो तो डिफेंस काउंसिल का ये कर्तव्य है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू चीजों को बाहर निकलवा दे, बट ऐसा नहीं होता है कि उनकी साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अभियुक्त गणों ने अपने बचाव में कोई भी ना तो साक्ष्य पेश किए हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसा सबूत है कि उन्होंने घटना को अंजाम नहीं दिया।
अभियोजन की तरफ से उपस्थित प्रत्येक साक्ष्य सत्य है तथा सभी प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इसके अलावा पेज नंबर 8 में माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा, इसमें साक्षियों के आधार पर कुछ केस लॉ प्रेजेंट करना चाहूंगा। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का ये केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जिस तरीके से क्रूरता के साथ नाबालिग की हत्या की जाती है वह यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कार्य होगा कि मृत्युदंड उचित है या नहीं, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा दूसरा केस है धनंजय चटर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1994। इस सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, यानी कि मृत्युदंड। इसके अलावा रविंद्र प्रताप सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2009, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, यानी मृत्युदंड। मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस रमेश 2010, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की बेरहमी से क्रूरतम हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ तर्क पेश करना चाहूंगा। अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर अपने भार को उन्मोचित किया तथा गवाहों के द्वारा मामले में जान डाल दी है। गवाहों के बयान विश्वसनीय है। प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है अभियुक्त मुबीन व फिरोज को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया और अभियुक्त सलीम के मोबाइल से ही फिरौती को कॉल किया जाना प्रमाणित किया गया माननीय न्यायालय। इसके बाद बताना चाहूंगा लास्ट माननीय न्यायालय को सभी गवाहों तथा परिस्थितियों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि नाबालिग की परिवार द्वारा फिरौती की रकम न दिए जाने पर आरोपी सलीम, मुबीन और फिरोज ने नाबालिग गौरव को, जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, मिलकर बड़ी ही बेरहमी से क्रूरतम हत्या की है, जो कि बिल्कुल ही क्षम्य योग्य नहीं है तथा शीघ्र ही अधिकतम सजा पाने के हकदार हैं। क्योंकि अगर इन आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो समाज में इस तरह के अपराधों को और भी बढ़ावा मिलेगा। अतः माननीय न्यायालय से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सभी आरोपियों को अवयस्क की हत्या के मामले में कठोर से कठोर सजा दी जाए। थैंक यू। श्रीमान जी, मेरे साथ अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट लिखवाने में जो देरी हुई है, मतलब जब भी कोई गायब होता है तो पहले उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है। श्रीमान जी, बात सत्य है कि जब कोई गायब होता है तो सर्वप्रथम उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन 48 घंटे तक केवल ढूंढते ही रहे, उसके बारे में पुलिस को सूचना ना दें, ये गलत है। 48 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई है, उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, इससे मामले में पर्याप्त संदेह उत्पन्न होता है। और गौरव के जो शव की शिनाख्त की गई वो उनकी मां के द्वारा की गई है। तो जब उन्होंने उस शव को देखा था उसके 5-6 दिन पहले उसे मतलब उसको काट दिया गया था और जंगल में जो शव मिला था, इतने दिनों में तो उनके सिर भी जानवरों ने खा लिया होगा। और रही बात सीसीटीवी फुटेज की, तो सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से पहले ही स्वीकार कर लिया गया है कि वो स्पष्ट नहीं है जिसमें देखा जा सके कि वही लोग फिरोज का मुबीन है। और पंकज ने जब देखा था कि वो लेके जा रहे हैं गौरव को, तो उन्होंने ना तो रोकने का प्रयास किया और ना ही इस संबंध में पुलिस को कोई जानकारी थी, तो इससे भी संदेह उत्पन्न होता है। श्रीमान माननीय न्यायालय को बताना चाहूंगा कि जैसे डिफेंस कह रहे हैं कि एफआईआर वगैरह में लेट हुई है, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि अगर किसी भी एफआईआर में लेट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह घटना अभियुक्तगणों के द्वारा कार्य की नहीं की गई। इसके बाद माननीय न्यायालय अभियुक्तगणों से मोबाइल के द्वारा भी पूरी कॉल डिटेल निकाली गई है, IMEI नंबर के द्वारा पूरी कॉल डिटेल, किससे क्या बात हुई और फिरौती कैसी क्या कहाँ से बात हुई। इसके बाद तलवार भी जब्त किया गया है जो कि घटना में प्रयोग किया गया है, और घटना में प्रयुक्त की गई गाड़ी भी जब्त की गई है। बाकायदे इन सभी का पंचनामा बनाया गया है और उन्हीं आरोपियों के माध्यम से, मतलब उन्हीं से ही आरोपियों से ही ये चीजें पूरी बरामद की गई है। और लोगों ने, 2 लोगों ने इसमें स्पष्ट उल्लेख भी किया है कि उन लोगों ने भी उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए देखा। इसके अलावा सीसीटीवी तो स्पष्ट रूप से ही मतलब कह रही है कि मतलब जो दोनों आरोपी है तो मृतक को बैठाकर ले जा रहे थे। श्रीमान जी, साथ ही अधिवक्ता के द्वारा तलवार वाली बात मिली है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसको जांच के लिए भेजा गया तो उस पर कोई मानव रक्त ही नहीं मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि उससे मृतक गौरव की हत्या नहीं की गई है। यह बात सत्य है कि अवयस्क मृतक गौरव की हत्या की गई, परंतु यह मेरे अभियुक्त गणों के द्वारा की गई है, यह सत्य नहीं। माननीय न्यायालय अभी फसल रिपोर्ट वगैरह आना बाकी है, मतलब जो आ जाएगी। अगर मतलब इसमें ये अपने डिफेंस के द्वारा भी बताया गया है कि तलवार में खून नहीं पाया गया, माननीय न्यायालय को बता देना चाहूंगा कि साक्ष्य मिटाए भी जा सकते हैं।
अब माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन सभी आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। थैंक यू।